कि आज़ादी सिर्फ सरहदों की होती है। आज़ादी है और वो फिजिकली एग्जिस्ट कर रही है सोसाइटी में। विक्टिम नीट एस्पायरेंट जो बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया फिर री नीट दिया और उसका इम्पैक्ट पड़ा 21 बच्चे हैं जिन्होंने सुसाइड करके मारपीट करी है, इंजर्ड किया है लोगों को, महिलाओं के साथ गलत तरीके से उन्हें टच किया गया है, उन्हें पीटा गया है। आज़ादी 2014 में उमर खालिद के साथ अन्याय हो रहा है। मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हो, सवाल कर रहे हो तो आपको आतंकवादी बोला जाएगा। अगर आप सिख कम्युनिटी से हो और फिर सवाल कर रहे हो तो आपको खालिस्तानी बोला जा सकता है। तो आप दलित जाति से बिलोंग कर रहे हो तो और फिर आप सवाल कर रहे हो तो आपको जातिवाद में विभाजित कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स रोड पे आए हुए हैं, जंतर मंतर पर देखा है। मोहम्मद जुनैद जिसको पूरा इंटरनेशनल नेशन पूरा वर्ल्ड अप्रिशिएट कर रहा है। इतिहास को सरकार मिटाना चाहती है। वो ये भी कहते हैं कि जो उससे पहले आज़ादी थी वो आज़ादी थोड़ी थी, वो तो भीख थी। कैसे कैसे भाषण सामने आ रहे हैं, लोग को जातियों में बांट दिया गया है, धर्म में बांट दिया गया है, जो कि गलत है। ये आज़ाद हिंदुस्तान में ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हमको संविधान फॉलो करना चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिए गए हैं, उनको फॉलो करना। बीजेपी पर सरकार के लिए जहर है। साल से आप देख रहे हो मणिपुर जल रहा है, छोटे छोटे बच्चों को शिकार किया जा रहा है। आसाम का देख लो, अमित शाह ने 2021 में क्लियरली बोला था कि एक बार और सरकार ले आओ हमारी आसाम में, हम आसाम को फ्लड मुक्त कर देंगे। 1 मिलियन पीपल अफेक्टेड हैं इससे। लोग जब एक फ्लड आता है तो अपने घर से दूर हो जाते हैं, कितनों के परिवार पछड़ जाते हैं, कितनों को बीमारियां लग जाती हैं, कितनों की मौत हो जाती है एक फ्लड को आम बातें हैं। और ये एक घर उजड़ गए हैं, इनको रहने के लिए जगह नहीं है, लाखों पीपल विक्टिम है इस चीज़। यही साहब ने मना किया था एंटरटेन करने का, जो प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग जो पिटीशन अप्रोच किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, तो अंदर प्रधान जी ने रेजिग्नेशन दिया तो दूसरा आ गया, वो भी आई थिंक एज पर आवर व्यू वो भी कॉम्पिटेंट नहीं। हिंदुस्तानी चाहें अगर हम कॉपरेट ना करें ब्रिटिशर्स के साथ तो वो हम पर राज नहीं कर सकते। कहते हैं कि किसी भी मुल्क की पहचान सिर्फ उसकी इमारतों से नहीं बल्कि उसकी सवालों से होती। और आज 15 अगस्त का वो दिन जिस दिन कई सालों पहले हमें आज़ादी मिली थी, लेकिन वो आज़ादी एक कॉलोनी से थी, वो आज़ादी किसी के नाम से थी, वो आज़ादी थी कि अब ये इंडिया है, यहाँ सेक्युलर है, ये अब हमारा है। लेकिन क्या आज़ादी सिर्फ सरहदों की होती है या महसूस भी होनी चाहिए? यही सवाल लेकर आज वकार सर हम आपके पास पहुंचे हैं। आप हाईकोर्ट के एक सीनियर वकील हैं और मुझे लगता है कि आप हमें लॉ से लेकर संविधान तक हर बात बता सकते हैं। सबसे पहला सवाल ये कि आज़ादी सिर्फ सरहदों की होती है या फिर महसूस भी होनी चाहिए? आज़ादी एक वर्ड नहीं है, एक शब्द नहीं है, ये एक फीलिंग है, एक इमोशन है जो हमें बलिदान के बाद मिली है। हमारे बुजुर्ग, हमारे वीरों ने फांसी के फंदे चूमे हैं, तब जाके हमें ये एक तोहफा मिला है आज़ादी का। और आज़ादी का मतलब ये है कि आप एक ऐसे समाज में सरवाइव कर रहे हो, आप एक ऐसे मुल्क में रह रहे हो, ऐसे आज़ाद मुल्क में रह रहे हो, अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है, आपकी समाज में किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के साथ कुछ भी गलत होता है, तो उसके खिलाफ आप लोग जा सकते हो, सवाल कर सकते हो अथॉरिटीज से, मिनिस्ट्री से, जो भी पर्सन अकाउंटेबल है उस चीज़ के लिए, आप उससे सवाल कर सकते हो। ये आपको आज़ादी में एक तोहफा मिला है। लेकिन इस तोहफे में क्या आज़ादी जातिवाद से, क्या आज़ादी उस हर चीज़ से जिसके बेस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्या आज़ादी आज भी हर इंसान को अपने बात रखने की है? वो हक संविधान तो देता है, लेकिन क्या वो सारे हक पेपर से बाहर निकलकर असल जिंदगी में आते हुए आपने देखे? आज जो सबसे बड़ा सवाल उठता है यही उठता है जो आपने बोला है कि पेपरों में आज़ादी है और वो फिजिकली एग्जिस्ट कर रही है सोसाइटी में, नहीं कर रही है। सबसे बड़ा सवाल आज का यही है। मैं एग्जाम्पल दूंगा कुछ बंदों का।
जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है प्रोटेस्ट करने का, चारों तरफ पूरे देश में, पूरे मुल्क में स्टूडेंट्स बाहर आए हुए अपने राइट्स के लिए, जो कि उनको फंडामेंटल राइट है प्रोटेस्ट करने का, पीसफुली प्रोटेस्ट करने का। आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली में जंतर मंतर पर 20 जुलाई को जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स नीट एस्पायरेंट जो बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया फिर रीनीट दिया और उसका इम्पैक्ट पड़ा, 21 बच्चे हैं जिन्होंने सुसाइड किया है। तो वो सारी चीज़ें वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। फिर उनके साथ इसने जो क्रूरता करी है, जो शोषण किया है, मारपीट करी है, इंजर्ड किया है लोगों को, महिलाओं के साथ गलत तरीके से उन्हें टच किया गया है, उन्हें पीटा गया है, तो मेरे हिसाब से ये आज़ाद मुल्क का पार्ट नहीं हो सकता है। आज़ाद मुल्क में ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आज़ाद मुल्क में ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन हर दिन अगर वैसे भी देखा जाए तो ये तो रक्षक ही भक्षक बन गए थे। उस दिन तो दिल्ली पुलिस ने जो बर्बरता दिखाई उसके लिए शब्द खत्म हो सकते हैं, लेकिन वो बयां नहीं की जा सकती बात। उसके बाद बिहार में AK-47 चलती है, उसके अलावा देश में अनरेस्ट फैला हुआ है इस वक्त, और इसके दौरान कुछ लोगों को लगता है कि हमें आज़ादी 2014 में मिली। मैं ये चीज़ें कोट करना चाहूँगा। एक संसद में एक मेंबर भी है जिन्होंने क्लियरली बोला है कि हमें आज़ादी 2014 में मिली है। तो मेरे हिसाब से उनको तो कल इंडिपेंडेंस डे है, तो उनको अपनी 12वीं साल सेलिब्रेट करनी चाहिए। बाकी इंटायर नेशन को 80th इंडिपेंडेंस डे है वो सेलिब्रेट करना चाहिए, एक्सेप्ट दोज 21 चिल्ड्रन जो सुसाइड करके जिनकी फैमिली, जिस फैमिली से बच्चे गुजर गए हैं, 21 बच्चे, उनके रिगार्डिंग आज़ादी क्या मैटर करती है। उमर खालिद जो 6 साल से सलाखों के पीछे है, जबकि उसको संविधान ये राइट देता है कि उसका ट्रायल स्टार्ट होना चाहिए। FIR होने के बाद ट्रायल का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आप उमर खालिद को कैसे देखते हैं? उमर खालिद के साथ अन्याय हो रहा है। ही इज ए ब्रेव पर्सन, बहादुर है। उसको एक डॉक्टरेट वीडियो के माध्यम से सलाखों के पीछे रखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि उसने कुछ भी वल्गर लैंग्वेज, एंटी नेशनल उसको घोषित किया जाता है। एंटी नेशनल वर्ड को इतना सिंपल बना रखा है हमारे मुल्क में, एक आज़ाद मुल्क में एंटी नेशनल को इतना सिंपल वर्ड बना रखा है। अगर आप कुछ भी क्वेश्चन राइज करते हो गवर्नमेंट से, आप किसी पर्सन से, अथॉरिटी से अकाउंटेबिलिटी पूछते हो, तो उसको एंटी नेशनल का ठप्पा दे दिया जाता है। अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हो, सवाल कर रहे हो, तो आपको आतंकवादी बोला जाएगा। अगर आप सिख कम्युनिटी से हो और फिर सवाल कर रहे हो, तो आपको खालिस्तानी बोला जा सकता है। अगर आप किसी भी हिंदू कम्युनिटी में किसी कास्ट से बिलोंग कर रहे हो, आप दलित जाति से बिलोंग कर रहे हो, तो और फिर आप सवाल कर रहे हो, तो आपको जातिवाद में विभाजित कर दिया जाता है। विभाजन करने का जो प्रोसेस है ना, ये कभी भी आज़ाद हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होना चाहिए। आपसे सवाल किया जा रहा है, आपका जवाब देना बनता है, ना कि उसको विभाजित करो। बिल्कुल। मुझे इसमें भी एक सवाल या चिन्ह नज़र आता है कि ये जो बातें आती हैं जातिवाद की, कि तुम इस धर्म से हो, तुम इस जाति से आते हो, ये जो बातें आती हैं ये फैलाई किसने? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जब आप किसी इंसान से मिलते हैं, आप उसका नाम पूछते हैं, आप उससे हाथ मिलाते हैं, या फिर आप उससे पूछते हैं, नहीं भैया तुम्हारा धर्म कौन सा है? नहीं तुम, अच्छा ये धर्म, इसमें जाति कौन सी है? आप ये करते हैं या पहले वाला करते हैं? तो अगर नहीं करते तो फिर ये बातें आपके दिमाग में आती कहाँ से है? कौन डाल रहा है? फैला कौन रहा है? मैं वही चीज़ आपके सामने ला रहा हूँ। ये जो प्रोटेस्ट हुआ था, चारों तरफ स्टूडेंट्स रोड पे आए हुए हैं, जंतर मंतर पर देखा है। इस प्रोटेस्ट का एक जो मैसेज सामने आया है, वो मैसेज ये है कि अभी ह्यूमैनिटी जिंदा है, इंसानियत बच रही है। हमने चंडीगढ़ सेक्टर 17 में प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया रहा था। पूरे चंडीगढ़ ट्राई सिटी का दूर दूर से लोग आए थे, सबका इन्वॉल्वमेंट था उसमें एक खूबसूरत इमेज सामने आई थी जो जातिवाद को बिल्कुल ख़त्म करती है। खूबसूरत इमेज क्या थी? एक संत महाराज जी, मेरे वो अपने इंस्टाग्राम पे हाईलाइट भी किया हुआ है वो फ़ोटोज़।
वो धरती पर बैठे हुए हैं बच्चे के फेवर में, प्रोटेस्ट में का हिस्सा बने हुए हैं, और एक हिजाब में लड़की बुरखे में उसको हवा कर रही होती है। ये पूरी तरह से ना एक इंसानियत अभी जिंदा है, और जातिवाद धर्मवाद सबको ख़त्म किया है इस प्रोटेस्ट ने। मैंने देखा है जंतर मंतर पर मोहम्मद जुनैद, जिसको पूरा इंटरनेशनल नेशन पूरा वर्ल्ड अप्रिशिएट कर रहा है। लेकिन वहाँ अमन चोपड़ा जैसे कुछ एंकर पहुंचते हैं और वो कहते हैं, वो रांची पहुंचे और उन्होंने कहा कि यहाँ जुनैद की बिरयानी नहीं है, लेकिन यहाँ मंदिर से लंगर आया। उसे कैसे देखते हैं? ये कुछ लोग हैं जो शरारती तत्वों माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। ऐसे लोग जिनको 2014 से आज़ादी मिली, ये वो लोग हैं जो समझते हैं कि हमारा देश को आज़ाद हुए सिर्फ 12 साल हुए हैं, जबकि हकीकत सब जानते हैं। इतिहास को सरकार मिटाना चाहती है। वो ये भी कहते हैं कि जो उससे पहले आज़ादी थी वो आज़ादी थोड़ी थी, वो तो भीख थी। ये भी उस भीख में ही पैदा हुए हैं, ये इस भीख से ही पॉलिटिशियन बने हैं। इन्होंने पढ़ाई करी है, स्टडी करी है उसी पीरियड में, आफ्टर पार्टीशन के बाद। इनके गार्जियन पेरेंट्स हैं, उन्होंने एक स्ट्रक्चर खड़ा किया है फैमिली का आफ्टर पार्टीशन, आफ्टर इंडिपेंडेंस डे। तो ये सभी चीज़ें उसी से पॉसिबल हुई है, ना कि 2014 के बाद पॉसिबल हुई है। 2014 के बाद आप सब देख रहे हो कैसे कैसे भाषण सामने आ रहे हैं। लोग को जातियों में बांट दिया गया है, धर्म में बांट दिया गया है, जो कि गलत है। ये आज़ाद हिंदुस्तान में ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हमको संविधान फॉलो करना चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिए गए हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। पिछले दिन ही ब्रजभूषण शर्मा एक वो नाम है जो कि हेडलाइंस में बना रहा। अब क्या किया था उसके बाद? जो लोग हमारे लिए मेडल लाया करते थे वो सड़कों पर जंतर मंतर पर बैठकर अपने लिए इंसाफ मांग रहे थे, लेकिन उन पर भी वही दिल्ली पुलिस की बर्बरता। वो कल भी देखी थी, कुछ अरसा पहले भी देखी थी, और सालों से देखते आ रहे हैं। लेकिन आखिर में क्या होता है? वो इंसान बिना किसी ठप्पे के वो बाहर निकलता है, उसे हार पहनाई जाते हैं और कोई सेलिब्रेशन हो रही। ये चीज़ें सवाल उठाती हैं। आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सरवाइव कर रहे हो, यहाँ सबको अधिकार है इंसाफ डिमांड करने का, और मिलना भी चाहिए। हमें संवैधानिक अधिकार है ये चीज़ें। तो ब्रजभूषण वाले केस में पहले तो FIR नहीं हुई, आप सबने देखा। विक्टिम सामने आए, जंतर मंतर पहुंचे, प्रोटेस्ट किया, डिमांड करी कि एक्शन लिया जाए। भूषण साहब पोजीशन में थे, मिनिस्टर थे, काफ़ी रूलिंग पार्टी के थे। काफ़ी चीज़ें डिले चला, बड़ी मुश्किल से एट द एंड प्रेशर में आके FIR हो जाती है, ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। अब यही ये डिस्क्रिमिनेशन वाला वर्ड यही आता है। एक तरफ आप देखो उमर खालिद को, जिस बंदे का भी ट्रायल भी स्टार्ट नहीं हुआ है। दूसरी तरफ आप ब्रजभूषण को देखो, जस्ट बिकॉज ही इज इन मिनिस्टर तो उसको अक्यूट कर दिया जाता है इस पीरियड में। उस एक बंदे का ट्रायल भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, और जबकि उसका डॉक्टरेट वीडियो है जिसके रिगार्डिंग उसको बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है, उसकी फैमिली को बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है, कंप्लीटली डिस्क्रिमिनेशन है। राइट टू इक्वलिटी हमें राइट है, आर्टिकल 14 अधिकार दिया गया है हमको, सबको इक्वल ट्रीट किया जाए। ट्रायल प्रोसेस स्टार्ट किया जाए उमर खालिद का। 27 जो आ रही है उसको तो करते क्यों नहीं है आपके हिसाब से? क्यों उमर खालिद का? आपने कहा कि जो वीडियो है वो डॉक्टरेट है, जो आपकी स्टेटमेंट्स रही इस पूरी वीडियो में, इस पूरे इंटरव्यू में, जो कुछ आपने बताया उसके हिसाब से एक डॉक्टरेट वीडियो के बिना पर एक इंसान 6 साल से सलाखों के पीछे है, उसका ट्रायल नहीं शुरू हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? ये इंटेंशनली है। ये नहीं चाहते कि ये इतिहास को मिटाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी ऐसा शख्स राजनीति में, समाज में आगे आए जो सच को उजागर कर सकता है, जो इस देश को आगे ले जा सकता है अपनी विचारधारा से। ये नहीं चाहती सरकार के लिए। वो एक जहर है। वो बंदा, वो समाज, वो ग्रुप सरकार के लिए जहर है जो इंसानियत को जिंदा रखना चाहता है।
जो संविधान को जिंदा रखना चाहता है, ये सरकार के लिए जहर है, ठीक है। बीजेपी पर सरकार के लिए जहर है। आज 15 अगस्त के दिन जब हम पटाखे चला रहे हैं, जब हम तिरंगा लहरा रहे हैं, तो उसी वक्त पर मणिपुर में आज भी गोलियां चल रही हैं। वो आज भी जल रहा है, वो पिछले 3 सालों से जल रहा है। वहाँ के लोग गुहार लगा रहे हैं। इनफैक्ट वहाँ के लोग दिल्ली भी पहुंचे थे जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन उनकी भी सुनी नहीं जाती। कहा था कि जब तुम भाजपा की डबल इंजन सरकार ले आओगे तो सब चंगासी हो जाएगा। आज तक नहीं। 3 साल से आप देख रहे हो मणिपुर जल रहा है। पहले 2 कम्युनिटीज़ के बीच में था, रिसेंटली फरवरी में 3 नागाज भी इन्वॉल्व हो गए हैं। नागाज और कुकीज़ के बीच में अब स्टार्ट हो गया है। सरकार ने प्रेसिडेंशियल रूल भी लागू किया 1 साल, सबने देखा, फेल्ड हो गई। दोबारा से उन्होंने सीएम बनाए, 2 डिप्टी सीएम बनाए, 1 या 2 बनाए, वो भी फेल हो गई। तकरीबन 250 से ज़्यादा बच्चे इंसानों की उधर डेथ भी हो गई है अप्रॉक्सीमेटली, जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है। ये तो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, अनऑफिशियल तो आप कह ही नहीं सकते कि कितना क्या कुछ हो रहा है। सरकार वो छुपाती है, जो कि सामने लाना चाहिए। तो अकाउंटेबिलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार है मणिपुर में, सरकार को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारा सिस्टम फेलियर है। लेकिन देखिए, मेरा एक सवाल है, अगर एक रीजनल पार्टी होती, उसका फेलियर होता, समझ भी शायद आ सकता था। देखिए, वैसे तो अगर आप सत्ता में आ रहे हैं, आप कुछ गारंटी देकर आ रहे हैं, आप ये कहकर आ रहे हैं कि एक जगह जहां अनरेस्ट है वहां आप हमारी सरकार बनाइए, सब ठीक कर देंगे, और ऊपर से आप टॉप लीडरशिप में बैठे हो, तो सब कुछ ठीक होना चाहिए, कोई एक्सक्यूज हो नहीं सकता। लेकिन एक ऐसी सरकार जो देश में सत्ता में है, जो स्टेट में सत्ता में है, अब उसको और क्या चाहिए? ऐसा नहीं कह सकती कि देखिए जी, ऊपर जो सरकार है उससे हमें मदद चाहिए, वो करने के लिए तैयार नहीं है, वो सुन नहीं रही, बहाने ये हो नहीं सकते। तो ये लॉजिक क्या दे रहे हैं आखिरकार? मणिपुर में सरकार ऑलरेडी फेक प्रोमिसेस कर चुकी है, पहले भी कर चुकी है कि हम सब कुछ कंट्रोल में करेंगे। और मणिपुर के लोग बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। छोटे छोटे बच्चों को शिकार किया जा रहा है। 2 कम्युनिटीज़ की लड़ाई है आज। अगर इनको सरकार को कुछ मेंटेन करना होता तो अब तक सॉर्ट आउट हो जाता। अब 3 साल से आप लोग देख रहे हो, लेकिन अब तीसरी कम्युनिटी इन्वॉल्व हो चुकी है इसमें, नागाज। इसका मतलब वो बढ़ ही रहा है, कंट्रोल में नहीं है। सिंगल एक विजिट भी नहीं हुई है अभी तो मिनिस्ट्री से, कैबिनेट मिनिस्ट्री से। पीएम साहब अकाउंटेबिलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए, उनकी बनती है। ही इज़ द सिंगल पर्सन हु रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और जो कि वो कर नहीं रहे हैं, भाग रहे हैं। अब सेम आसाम का देख लो, अमित शाह ने 2021 में क्लियरली बोला था कि एक बार और सरकार ले आओ हमारी आसाम में, हम आसाम को फ्लड मुक्त कर देंगे। इस बार क्या हाल हुआ? आप देख रहे हो इस बार कितना गंदा सिस्टम है। 100+ पीपल अभी तक ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से मर चुके हैं, और आई थिंक अबाउट 1 मिलियन पीपल अफेक्टेड हैं इससे। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड बता रहा है। कितनों के घर छूट गए, कितने उसकी चपेट में आ गए, कितनों की मौत हो गई, कितनों ने अपने परिवार से दूर हो गए। बहुत कुछ होता है जब एक फ्लड आता है। और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन अब राइज होगा ना, वो आप ये देखो, फ्लड तो आ गया, इसके बाद जो इफेक्ट करेगा, बीमारियां आएंगी, उसके रिगार्डिंग सरकार की क्या तैयारियां हैं। अब असम की बात यहाँ तो हो नहीं जाती। कितने लोग जब एक फ्लड आता है तो अपने घर से दूर हो जाते हैं, कितनों के परिवार पर चढ़ जाते हैं, कितनों को बीमारियां लग जाती हैं, कितनों की मौत हो जाती है। एक फ्लड कोई आम बात नहीं है। और ये भी नहीं है कि कोई पहली बार आया या आखिरी बार आया। आखिरी बार सरकार होने नहीं दे रही, काम कर नहीं रही, तो क्या करें? सवाल जो अब जो सरकार के सामने खड़ा होगा फ्लड के बाद, अभी तो देख रहे हो, अभी तो आई थिंक पानी का बहाव भी कम भी नहीं हुआ है, हल्का फुल्का हुआ है। और अगर बरसात एक और आई तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसके बाद जो सवाल खड़ा होगा सरकार के सामने, बीमारियां होंगी, बच्चे उनके घर उजड़ गए हैं, जिनको रहने के लिए जगह नहीं है, लाखों पीपल विक्टिम है इस चीज़ के। सरकार के लिए सरकार की कोई तैयारी नहीं है। और उसके रिगार्डिंग अभी तो सिंगल स्टेटमेंट तक नहीं है ये असम के रिगार्डिंग। आप प्रधानमंत्री जी को एटलीस्ट स्टेटमेंट देनी चाहिए कि हम क्या क्या रिलीफ प्रोवाइड करेंगे, विक्टिम है उनको घर प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे, और सिचुएशन क्या चल रही है आसाम में। ऑफिशियल रिकॉर्ड बता रहा है आपका कि लाखों पीपल अफेक्टेड हैं, अनऑफिशियल तो आप, और ऑफिशियल में सिर्फ यही सामने आता है जिस बंदे के डेड बॉडी मिल गई है तो आप उसी को काउंट करोगे कि इज ही डेड और नॉट। राइट।
हाँ, तो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड बता रहा है, अनऑफिशियल का भी हमें कुछ क्लियर नहीं है कितने लोग मर चुके हैं, कितने मरेंगे और क्या इसके बाद असर पड़ने वाला है फ्लड के बाद आसाम पर। देखिए, सीजीआई की पिछले दिन ही कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स रही जिससे एक पार्टी खड़ी होती है, एक बड़ा प्रोटेस्ट भी खड़ा होता है, लेकिन अब बात उसकी नहीं करेंगे, अब बात थोड़ी पुरानी रहेगी। ये बात नहीं उठती है नलसार में यस, जो कॉन्वोकेशन वाले दिन चीफ गेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुझे लगता है ख्वाब होता होगा स्टूडेंट का कि या तो पीएम या फिर सीजीआई आकर अगर उसके हाथ में उसकी डिग्री देगा तो बड़ी मूवमेंट होती है। यहाँ 450 बच्चा लिखित में अपनी यूनिवर्सिटी को देता है कि हम सीजीआई से नहीं लेंगे अपनी डिग्री, वो कॉन्वोकेशन पर चीफ गेस्ट होंगे तो हम नहीं होंगे। ऐसा क्या? नलसार वाले बच्चे हैं जो ग्रेजुएट हुए हैं रिसेंटली, उन्होंने लॉ को बहुत बारीक तरीके से जाना है, पढ़ा है, रिसर्च की है, वो जानते हैं कानून के बारे में। उनको तो कानून के बारे में जानना है या ये सिस्टम के खिलाफ बगावत है? एक सिस्टम के खिलाफ बगावत है, सिस्टम के खिलाफ बगावत है। सीजीआई साहब ने मना किया था एंटरटेन करने का, जो प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग जो पिटीशन अप्रोच किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, तो उसमें क्लियरली मना कर दिया था एंटरटेन करने से। और उसी वजह से नलसार के जो बच्चे हैं वो नाराज़ हैं, क्योंकि उनको पता है ये उनको अधिकार मिला हुआ है। सीजीआई साहब को वो एंटरटेन करनी थी, वो एंटरटेन करनी थी, और उसी वजह से उन्होंने कन्वोकेशन डे के लिए उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने मना, उनको लग नहीं रहा है कि फेयर हो रहा है सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम में फेयर हो रहा है, उनको लग नहीं रहा है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। और उसके बाद हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन साहब हैं, तो वो एक नोटिफिकेशन इशू करते हैं, जो भी 2026 में नलसार से पास आउट बच्चे हैं उनको किसी भी स्टेट बार काउंसिल से इनरोल नहीं किया जाएगा, वो स्टेटमेंट देते हैं। नहीं, तो आपको नहीं लगता कि ऐसी स्टेटमेंट देना जो हमारी शुरुआत रही कि क्या आज़ादी सिर्फ सरहदों की होती है या सवाल पूछने की महसूस भी होनी चाहिए, तो हम फिर से वहीं आकर नहीं खड़े हो गए कि अगर कुछ बच्चों ने कुछ चाहा इस देश में और वो भी लॉ के स्टूडेंट, उसके बाद ये कह दिया गया कि तुम्हारा तो करियर शुरू होने से पहले खत्म, तुम्हारे हाथ में डिग्री नहीं है, लेकिन हो भी जाए तो तुम कुछ हो नहीं। सवाल यही सामने आता है, इसलिए आज हम यहाँ हैं। सवाल आज़ादी का, आपसे अधिकार छीना जा रहा है सवाल करने का, सही को सही कहने का आपसे अधिकार छीना जा रहा है। और जबकि ये आज़ादी के बाद हमें यही मिला है कि गलत को गलत कहा जाएगा, सही को सही किया जाएगा, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारे, और आज इसी को ख़त्म किया जा रहा है। मैं घूम फिर के वहीं आ जाऊंगा कि अगर आप सवाल करते हो तो आपको एंटी नेशनल बोल दिया जाएगा, आपको जातिवाद में विभाजित कर दिया जाएगा। यही सबसे बड़ी वजह रही है। आज नलसार के बच्चों ने सवाल किया तो उनको मना कर दिया कि आपको एज एन एडवोकेट इनरोल नहीं किया जाएगा। सवाल करने के बाद बार काउंसिल के चेयरमैन साहब बीजेपी से हैं, तो उन्होंने क्लियरली नोटिफिकेशन इशू कर दिया, ना किसी मेंबर की ना किसी कमेटी की कोई मीटिंग करी उसके रिगार्डिंग कि हाँ इनको एज एन एडवोकेट इनरोल किया जाए या नहीं किया जाए। पर लेटर ऑन थैंक गॉड उन्होंने विड्रॉ भी कर लिया है, उन्होंने अपनी अकाउंटेबिलिटी एक्सेप्ट कर ली है। वैसे बड़ी मुश्किल से करते हैं ये लोग, पर उन्होंने थैंक गॉड कर ली है अकाउंटेबिलिटी। और अपना जो मतलब क्या सपना आया कि अकाउंटेबिलिटी एक्सेप्ट कर लें या फिर कुछ हुआ था उसके बाद की? उसका हुआ था ना, कुछ हमारे जो बच्चे हैं, समझदार लोग हैं, जिनको कल जो 80th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे वो बच्चे, ना कि जो 2014 के बाद जिनको आज़ादी मिली है। उन्होंने बोला है कि अदरवाइज़ आप लोग ऐसा इलीगल कुछ भी करोगे तो हम पीसफुल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर से जंतर मंतर के लिए सीजन 2 के लिए आएंगे। तो आई थिंक इसी की डर की वजह से उन्होंने रात विड्रॉ भी कर लिया अपना डिसीजन और बोल दिया कि, और उनको इन्वाइट भी किया है कि हम आप आइए सुप्रीम कोर्ट आइए, आप लोग उन बच्चों को, नलसार के जो सारे बच्चों को आप लोग, सीजीआई साहब ने स्टेटमेंट दिया आज सुबह कि आप लोग आइए, हम आपको लीगल एड में आपको इन्वॉल्व करेंगे, और आपको जो भी सिस्टम है हमारा एडवोकेसी का, जो बार का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, उसमें आपको अपॉर्चुनिटी देंगे। उन्हें वेलकम किया गया। तो एक छोटा मोटा लड्डू दिया जाता है, जैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही देख लो आप लोग, एक धर्मेंद्र प्रधान जी ने रेजिग्नेशन दिया तो दूसरा आ गया, वो भी आई थिंक एज पर आवर व्यू वो भी कॉम्पिटेंट नहीं है। एजुकेशन सिस्टम में एटलीस्ट ऐसे बंदे को बिठाना चाहिए जो कॉम्पिटेंट हो। इट डजंट मैटर पर्सन किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, किस जाति से बिलोंग करता है। तो मेरे हिसाब से
सेम एज इट इज़ वही हुआ, फिर से मुंह की खानी पड़ी सरकार को, सरकार के बंदों को, सिस्टम को। तो आपको लगता है कि सरकार ने मुंह की खाई, उन्हें फील हुआ ये बात, या फिर उनके लिए था कि हैंडल कर लेंगे, हर बार कर लेते हैं जनता ही? अब हैंडल नहीं होगा। आई थिंक जैन जी है ना, जो इनको अपने अधिकार के बारे में पता चल गया। अब तो जान अल्फा सड़कों पर आ गई। आप देख, स्कूल के बच्चे कह रहे हैं सड़क नहीं बनी, स्कूल कैसे जाएं? स्कूल के बच्चे कह रहे हैं सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं बैठा, स्कूल जाके करूं क्या? उनको पता चल गया है, उनको पता चल गया है कि ये सरकार ऐसे नहीं झुकेगी। जैन जी अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट आ गए हैं, उनको पता चल गया है कि उनका अधिकार क्या है, उनको पता कि चल गया है कि सरकार को, सिस्टम को कैसे झुकाया जा सकता है, उनको पता चल गया है। और ये सारी चीज़ें पता कहाँ से चली? आपने देख लिया होगा जंतर मंतर का, ऑल ओवर इंडिया में जो रिगार्डिंग द एजुकेशन सिस्टम डिमांड करी गई है, जैन जी, अल्फा, सबको पता चल गया है। और अब बिल्कुल, मुझे यहाँ से ना गांधी जी ने अपनी सबसे फेमस किताब में एक बात लिखी थी, जब उस वक्त आंदोलन चल रहे थे, तो उन्होंने लिखा था कि अगर हिंदुस्तानी चाहें, अगर हम कोऑपरेट ना करें ब्रिटिशर्स के साथ, तो वो हम पर राज नहीं कर सकते। और मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं वो बात आज भी चलती है कि अगर हम सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे ही नहीं तो वो तो लाइटली लेंगे। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों में जब जो सवाल उठने शुरू हुए, जो लगातार एक बहाव आया कि जवाबदेही तो देनी पड़ेगी। देखिए, भाग नहीं सकते आप राज का शासन नहीं चला रहे, आप हमें जवाब दें। अब हमारी वोट से बनते हैं, तब तो हाथ जोड़ देते हैं और बाद में कहते हैं कि कोई ना, तुम क्या चीज़ हो, तुम्हें तो पैर से कुचल देंगे। वहीं पर कॉकरोच, इंसेक्ट वाली बात आ जाती है। तो उन सब चीज़ों के बाद शायद अब जवाबदेही तय होगी। आप कुछ आखिर में कहना चाहें तो ज़रूर कहिए। मैं एक लास्ट लाइन जो और ऐड करूँगा आपकी इसमें रिगार्डिंग जवाबदेही, एजुकेशन सिस्टम के रिगार्डिंग नीट जो पेपर लीक हुआ था, सरकार ने एक वक्त के बाद, काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई, बच्चों ने दर्द सहा, महिलाओं ने जुल्म सहा, उनको गंदी तरीके से टच किया गया था। सरकार बात करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की रिगार्डिंग, आप लोगों ने देख लिया कैसे वहाँ बेटियाँ बचाई गई, और जो बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं इसीलिए वो वहाँ गई थी, उनके साथ क्रूरता करी गई। और जिन्होंने क्रूरता करी है उनका फेस सामने आ गया है, उन ऑफिशियल्स का पता चल गया है, लेकिन सरकार फिर भी उन पे एक्शन नहीं ले रही है इंटेंशनली। और उसी जंतर मंतर पर महिलाओं के साथ कुछ ऐसे बंदों ने भी क्रूरता करी है जो ऑफिशियल मेंबर नहीं थे, सिविल ड्रेस में थे वो लोग। तो उन्हें क्या कहें, उनके लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाए? हमारी तो आज भी सिस्टम से रिक्वेस्ट है, पहले भी थी, संविधान अभी जिंदा है, उन सबको इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया जाए, फिर इन्वेस्टिगेशन की जाए, और जिस तरीके से ट्रायल प्रोसेस चलता है उसी तरीके से उनको भी प्रोसिक्यूट किया जाए। बिल्कुल। तो देखिए, अब इस बार इंडिपेंडेंस डे पर आप वो तस्वीरें याद कर सकते हैं जब आपको सच में आज़ादी एक अरसे बाद महसूस हुई होगी, जब बच्चों के हाथों में संविधान था, जब बच्चों के हाथों में भगत सिंह की तस्वीर थी, BR अम्बेडकर साहब की तस्वीर। अब शायद हमारा देश सच में बदल रहा है, और इसके बीच में आज इस इंटरव्यू को करने का मकसद यही था कि ज़रूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब मिले, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हर सवाल पूछा जाना चाहिए। अंत में मैं एक मैसेज देना चाहूँगा सभी देशवासियों को, जो मुल्क के अंदर है, जो मुल्क के बाहर हैं, सबके लिए। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की 18th स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। एक्सेप्ट दोज जिनको 2014 के बाद आज़ादी मिली हो, उनको छोड़कर सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। जय हिंद, जय भारत। मुझे लगता है कि बहुत अरसे बाद आपने इस देश में सच में आज़ादी जैसा कुछ महसूस किया होगा। अब बच्चे वो उठे थे जिनके हाथ में कोई लाठी, कोई आग जलाने वाली चीज़ नहीं, कोई माचिस नहीं, कोई तीली नहीं, लेकिन BR अम्बेडकर साहब की तस्वीर थी तो भगत सिंह की थी। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हाथ में लेकर चले थे कि लाठी चलाओगे तो तुम्हें अपने अधिकार याद करा देंगे। ये बच्चे हैं इस देश के, लेकिन शायद कुछ बूढ़ों से ज़्यादा समझदार हो चुके हैं। अब क्या कहें, सह ही इतना गए। हमें कहते हैं कॉकरोच, और फिर हम कहते हैं कि आपने सिस्टम ऐसा बना दिया कि यहाँ ये कॉकरोच ही टिकते हैं, इंसान तो नहीं टिक पा रहे। अब इसके बीच में देखिए,
आज के इंटरव्यू का मकसद यही था। इंडिपेंडेंस डे है हमारा। अब हर सवाल पूछा जाना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल का जवाब मिले, लेकिन हर सवाल पूछा जाना चाहिए। वैसे तो डेमोक्रेटिक देश है, जवाबदेही ज़रूरी है। और अब हम तय करना शुरू कर चुके हैं, तो नंबर तो हर एक का आएगा। अब वो सिस्टम नहीं चलेगा। अब अनभक्ति का दौर जा रहा है। कहते हैं ना कि दौर हर एक का आता है। कभी किसी का था, अब किसी और का आएगा। तो बिल्कुल इसी मैसेज के साथ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।